अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। तुर्की और शाम में पीर के रोज़ जब 7.8 शिद्दत का ज़ोरदार ज़लज़ला आया तो हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। इस पहले ज़लज़ले के बाद से 36 घंटे में 4 मज़ीद ज़ोरदार झटके महसूस किए जा चुके हैं। यानी मजमूई तौर पर तुर्की और शाम में अब तक 5 ज़लज़ले महसूस किए गए। इतना ही नहीं, इन 36 घंटों में आफ्टर शॉक्स यानी ज़लज़लों के कुछ देर बाद महसूस होने वाले झटके ऐसे 109 मामले दर्ज किए गए। इन ज़लज़लों और आफ्टर शॉक्स की वजह से तुर्की और शाम में कई शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। इन दोनों ममालिक के अलावा लेबनान और इसराइल समेत 5 ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला मुतासिरा इलाकों से जो वीडियो सामने आ रही हैं उनमें हर तरफ मलबे में तब्दील इमारतें और लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। बड़ी तादाद में जख्मी अफराद तड़पते नजर आ रहे हैं तो कोई अपनों को इधर उधर तलाश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की और शाम में अब तक मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में जख्मी अफराद की ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग जारी है। ज़लज़ले के कई झटकों से सिर्फ तुर्की में ही 5600 से ज़ायद इमारतें ज़मीन बोस होने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तबाही की इत्तला शाम से भी मौसूल हो रही है। तुर्क अवाम ने मदद की उम्मीद में पूरी रात जाग कर गुजारी। इस तबाही में किसी न किसी फर्द ने अपने किसी करीबी को खो दिया है। बहुत से खानदान अब भी मलबे में जिंदा होने की उम्मीद में अपने रिश्तेदारों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आंसू मलबे से अपने प्यारों को ना निकाल पाने की बेबसी बता रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक की जानिब से इमदाद भेजने के ऐलान के बावजूद मदद उनसे दूर ही है। तबाही की तस्वीरें बताती हैं कि ज़लज़ले ने न सिर्फ उनके घर बल्कि उनके अहले खाना और उनके ख्वाबों को भी चूकना-चूर कर दिया। शाम में रात के बाद सूरज तबाही का मंजर लेकर तुलू हुआ और उसने तुर्की समेत दुनिया के बाकी ममालिक को सोगवार कर दिया। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने मुल्क में 7 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया। नायब सदर ने कहा कि इस आफत में मरने वालों की तादाद में अब भी इजाफा होगा। एक आदाद शुमार के मुताबिक इस हादसे में 5600 इमारतों के मुनहदिम होने का अंदाजा है। तुर्की के वज़ीर सेहत का कहना है कि खराब मौसम की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। Bir Allah'ın kulu. Evet, mutlu. 112 ara. tehlikeli. Bir Allah'ın kulu. Evet. तुर्की इस वक्त माशी बहरान से गुजरा है। मुल्क की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई की शरह 57% के करीब है।
कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से जनता परेशान है। वहीं तुर्की और सीरिया में पीर के रोज आए 7.8 की शिद्दत के जलजले ने परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस जलजले से अब तक 5,000 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों को हिला देने वाला जलजला करीब 1 बिलियन, इस जलजले से करीब $1 बिलियन यानी करीब 8,200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। री इंश्योरेंस ब्रोकर ने बताया कि जनवरी 2020 में इस इलाके में 6.7 की शिद्दत का जलजला था। इससे करीब $600 मिलियन यानी करीब 4,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि तुर्किया में इंश्योरेंस पूल के जरिए जनता को कंपलसरी इंश्योरेंस ऑफर किया जाता है। 2021 इंश्योरेंस रिन्यूअल की बुनियाद पर इसकी लगभग 2.5 बिलियन के क्लेम पेमेंट की कैपेसिटी है। वहीं सीरिया की बात करें तो वहां पहले से ही सिविल वॉर की वजह से हालात खराब हैं। खाने पीने से लेकर कई तरह की परेशानियां हैं। जलजले ने परेशानियां और बढ़ा दी। हिंदुस्तान ने तुर्की को मदद भेजी है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 प्लेन 2 एनडीआरएफ की टीमों, डॉक्टरों और राहत का सामान लेकर वहां पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के हालात पर तशवीश जाहिर की। मोदी मंगल के रोज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में पहुंचे थे। जराये के मुताबिक मोदी ने कहा कि आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूं। 2001 में भुज में जब जलजला आया था तब मैं वज़ीर आला था। मुझे पता है कि इसके ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। भुज में आए जलजले में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तुर्की और सीरिया में आए जलजलों को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा में अफसोस का इजहार किया गया और दोनों ऐवानों में इन जलजलों में जान गंवाने लोगों को खिराज पेश किया गया। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप के झटकों से सैकड़ों इमारतें गिर गई है और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है तथा घायल भी बड़ी संख्या में हुए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। Honorable members, as you might be aware, a massive earthquake measuring 7.8 magnitude on Richter scale ripped through the countries of Turkey and Syria on February 6, 2023, followed by a series of earthquakes which caused huge devastation, loss of precious lives, and damage to infrastructure in both the countries. Honorable members, as reported in media, more than 4,000 people have lost their lives and thousands have been injured in both these countries. Many more are still trapped under the rubble, and the toll of lives, unfortunately, is likely to rise. Governments around the world are pledging assistance, deploying search teams, medical squads, and equipment, and offering aid. Our country has promptly on its part sent assistance and NDRF search and rescue teams, especially trained dogs, medical supplies, and other equipments to assist the authorities in those countries.
At this hour of pain and grief, we extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe. And also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible and all assistance is given to the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. तुर्की और शाम में कई जल्जलों के झटके महसूस किए जाने के बाद माफ कीजिएगा, अभी इन जल्जलों के झटकों की परेशानी खत्म भी नहीं हुई। अब रूस में भी जल्जले की खबर से हर तरफ खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के क्रियल आइलैंड पर मंगल को मकामी वक्त 6:45 पर जल्जले का झटका महसूस किया गया। बताया जाता है कि रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 थी। हालांकि इस जल्जले में फिलहाल किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अडानी बुरहान पर पार्लियामेंट में आज भी हंगामा रहे का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बना रही है और पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रही है। पार्टी का मुतालबा है कि इस मामले पर जेपीसी तश्कील दी जाए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बहस चाहते हैं, हम जेपीसी का मुतालबा कर रहे हैं। वो क्यों घबरा रहे हैं? वो बहस से भाग रहे हैं, हमसे नहीं। इससे पहले कि हम कोई नुक्ता उठा सके, कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हमने 267 का नोटिस दिया था, इस पर कोई बहस नहीं हुई कि आपने ऐवान को चलाने की कोशिश की। लोकसभा में मंगल के रोज कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर उन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। इस स्पीच के दौरान एनडीए मेंबर्स ने इतराज भी जाहिर किया कि आप वज़ीर आज़म पर बिना बुनियाद के इल्जामात लगा रहे हैं, आपको इनका सबूत देना चाहिए और अगर नहीं है तो मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल की स्पीच इन छोटे मोटे हंगामों के बीच बीच चलती रही और ये अडानी पर बयानों, सवालों और दावों पर ही फोकस थी। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ बेटे हाँ,
धन्यवाद धन्यवाद। स्पोर्ट्स की बात भी थी, स्पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? कैसे? ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल गांधी के इल्जामात पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने मंगल के रोज पलटवार किया। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। कांग्रेस और इसके कायद उन सभी बड़े घोटालों में शामिल थे जिनसे भारत की इमेज मिट्टी में मिल गई। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है। आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चोकसी हो या बाकी सब हो। और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ। बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूएई से आए। इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल, ये भी वापस आया। बहरीन से भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याह्या वापस आया। तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया। हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी मजबूत किया। और बाकी और कई कानून को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की, और जो भगोड़े थे उनको वापस आया और लाएंगे। और राहुल गांधी आपसे क्या उम्मीद करें? आप तो खुद ही आरोपी थे भ्रष्टाचार में। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला करते हुए मगरबी बंगाल के वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगल को कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। दीगर रियासतों में अपनी पार्टी के कदमों को फैलाने की ख्वाहिशमंद ममता बनर्जी ने मंगल को अगरतला में टीएमसी कारकुनों और हामियों के साथ मार्च किया, क्योंकि त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात 16 फरवरी को होने वाले हैं। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वो नहीं है जिससे मैं एक बार मुंसलिक थी। अगर ऐसा होता तो मैं उस पार्टी को कभी ना छोड़ती। ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। त्रिपुरा में एक दल से आम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बंगाल में तरक्याती काम किए हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड फराहम करते हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए आयुष्मान भारत कार्ड में कोई एतबार नहीं है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर बंगाल मॉडल पर बात हो रही है।
दिल्ली में मेयर इंतखाबात को लेकर घमासान जारी है। मंगल के रोज आम आदमी पार्टी और बीजेपी वर्कर्स सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर इंतखाबात में देरी का इल्जाम लगाया। पीर के रोज सिविक सेंटर में हंगामे के चलते मेयर के इंतखाबात तीसरी बार टल गए थे। दरअसल एमसीडी की सदारत कर रहे सत्य शर्मा ने पीर के रोज कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया है। इसके बाद एमसीडी ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला हुआ और उस घोटाले का नाम है मोदी अडानी घोटाला। और इसको मैं मोदी अडानी घोटाला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही अडानी को कोयला दिया, अडानी को बिजली दिया, अडानी को गैस दिया, अडानी को सीमेंट दिया, अडानी को स्टील दिया, अडानी को सीपोर्ट दिया, अडानी को एयरपोर्ट दिया। सब कुछ अडानी के नाम कर दिया। आकाश से लेके पाताल तक अडानी को दे दिया। और यही रुके नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्जा दिलवाया। आज जो घोटाला सामने आया है, इसके मुताबिक 38 फर्जी कंपनियां अडानी ने दुनिया के तमाम देशों में खोली और उसके जरिए लाखों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगाया, अपने शेयर के दाम बढ़ाए और दाम बढ़ाकर उसी आधार पर बैंकों से लोन लिया। एक इतने बड़े महाघोटाले पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? आखिर जेपीसी से क्यों भाग रही है मोदी सरकार? आखिर जेपीसी से क्यों पीछे हट रहे नरेंद्र मोदी जी? अब तक एक भी शब्द उनके मुंह से क्यों नहीं निकला? एलआईसी में, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, अब तक प्रधानमंत्री जी खामोश है। क्या कह रहे थे भाजपा के लोग? क्या कह रही थी आरएसएस? अडानी के खिलाफ बोलना भारत पर हमला है, भारत के खिलाफ साजिश है। अभी हजारों करोड़ रुपए का टेंडर योगी आदित्यनाथ ने अडानी का कैंसिल किया है। कल की यह खबर है, 6,000 रुपए का बिजली का मीटर 10,000 रुपए में अडानी लगा रहा था। उस टेंडर को, हजारों करोड़ का टेंडर योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ भी भारत पे हमला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी फिर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे घुमा फिरा के काम नहीं चलेगा। देश को गुमराह नहीं कर पाओगे। देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। जेपीसी बनाओ, ये आम आदमी पार्टी की डिमांड है। और इसी डिमांड को लेकर पहले दिन से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। दिल्ली में आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। खासकर 9 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर तफसीली बातचीत की गई और कई जिम्मेदारियां मुख्तलिफ कायदीन को तफवीज़ की गई। इस मौके पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और दीगर कायदीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को तहनीत पेश की और उन्हें बजट 2023-24 को कामयाब तरीके से पेश करने पर मुबारकबाद दी। राखी सावंत के शोहर आदिल खान दुरानी को ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीर की रात राखी ने आदिल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद आदिल को आज राखी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। राखी ने पुलिस से यह भी कहा कि आदिल ने उनसे शादी के नाम पर सारे गहने और पैसे ले लिए हैं। राखी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने से पहले आदिल के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदिल ने उनसे उनके ही घर की चाबियां छीन ली और उन्हें वापस करने से मना कर रहा है। राखी ने आगे कहा कि वो काफी वक्त से उन्हें टॉर्चर कर रहा है। उसने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। वो मुझसे अलग हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड तनु के साथ रह रहा है। कर्नाटक में पीर के रोज तेज रफ्तार एसयूवी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार पर बीजेपी एमएलए हरतालू हलप्पा का स्टिकर लगा हुआ था।
ये वाकया बेंगलुरु में नुक्तुग रोड का है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर मोहन को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान 60 साल के अय्यप्पा और 36 साल के माजिद खान के तौर पर हुई है। दोनों स्कूटर से जा रहे थे। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कार पर बीजेपी कायद के स्टिकर लगे हुए थे, लेकिन वो कार उनकी नहीं बल्कि उनकी बेटी सुष्मिता हलप्पा के ससुर रामू सुरेश की है। वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है। 48 साल का ड्राइवर मोहन उनके लिए काम करता है। जिस वक्त हादसा हुआ ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो नशे में था। ड्राइवर एमएलए की बेटी को किम्स अस्पताल लेने के लिए जा रहा था, जहां वो जॉब करती है। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल इंतजामिया के दावे वाली जमीन से मुबैना इंक्रोचमेंट को हटाने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ पिटीशन पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में भी। उत्तराखंड हुकूमत और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का हल खोजने के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के इंक्रोचमेंट्स 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। मामला जस्टिस एसके कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में था। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट के इंक्रोचमेंट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर लोग रहते हैं। रेलवे ने मीडिया के जरिए नोटिस जारी कर इंक्रोचर्स को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा था। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने इस नाजायज कब्जे को गिराने का हुक्म दिया था। इसके बाद करीब 4000 से ज्यादा कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ, माफ कीजिएगा, कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दिसंबर में कुछ लोगों ने मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि 5 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इंक्रोचमेंट हटाने के हुक्म पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन में 50,000 लोगों को रिहैबिलिटेट करना मुमकिन नहीं है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मई के महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर लक्ष्मण चंद्रू विक्टोरिया गौरी की तकर्री को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गोयल ने कहा कि अहलियत और मौजूनियत में फर्क है और अहलियत को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन मौजूनियत को नहीं। अदालत को इसका तयन नहीं करना चाहिए। अर्जी गुजार की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने इसरार किया कि नफरत अंगेज तकरीर आईन के खिलाफ है। दलाइल सुनने के बाद बेंच ने अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि वो कॉलेजियम को इस तरह की हिदायत नहीं दे सकती कि वो विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर तकर्री पर अपने फैसले पर नजरसानी करे और अगर कॉलेजियम के किसी रुकन को गौरी पर कोई इतराज है तो वो उसे देखेंगे। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम रिमार्क किया था। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे एक सेक्युलर मुल्क में मजहब के नाम पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि मुल्क में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साल 2021 में नोएडा में 62 साल के काजिम अहमद शेरवानी हेट क्राइम का शिकार हुए थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ की सदारत वाली बेंच ने ये रिमार्क्स किए हैं। हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश जाहिर की और सुनवाई शाम 6 बजे तक चलती रही। कोर्ट ने कहा कि अगर रियासत हेट स्पीच के मामले को कबूल करता है तभी उसका एक हल निकल सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या हेट क्राइम को पहचाना जाएगा या इसे दबाने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।